हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया है। पहले दो वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके। द एम ऑफ एडिंग आर्ट एजुकेशन इन NCF 2005 इज़। ठीक है, तो NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य है, ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, टू इम्प्रूव लॉजिकल रीजनिंग, या फिर टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक, और टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज, या फिर टू विजिट हिस्टोरिकल साइट्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या ऑप्शन ए हो सकता है? टू इम्प्रूव लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल नहीं होगा। टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक बिल्कुल नहीं। या फिर टू विजिट हिस्टोरिकल साइट्स, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ये जो तीन ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, इसमें क्या है? आर्ट एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर की हम बात ही करते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर? क्या होगा? ऑप्शन सी, टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो NCF 2005 में हम क्या पढ़ते हैं? NCF क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो इसमें क्या है? हम बात करते हैं लर्निंग की बात करते हैं, जिसमें लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम शिफ्टिंग करते हैं। क्या शिफ्टिंग करते हैं? टीचर सेंटर्ड अप्रोच से हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और NCF में क्या पढ़ते हैं? NCF में हमने पढ़ा है कि प्रोफेसर यशपाल ने इस पे काफ़ी काम किया है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं NCF के बारे में, इसको काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये टॉपिक है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, जिसमें से क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत ही थोड़ा लॉजिक लगा लो। क्या है? डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है ना? ग्रोथ, अगर ग्रोथ की बात करें तो वो एक समय पर आकर रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो जन्म से लेके जन्म से उससे पहले भी, उससे पहले से स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट, और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो क्या है? चलता रहता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो मतलब कि कंटिन्यूएशन में चलता रहता है जो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इसका, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा भी नहीं होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता, निरंतरता के सिद्धांत से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है? लॉजिकल थिंकिंग, या फिर वोकेशनल चॉइसेस, या फिर मेमोरी, या फिर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग बार बार ये सोच रहे होगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रीट का जो इस बार का जो पेपर आया था ना, अभी जो सितंबर में जो पेपर हुआ था, जो मैं ये पेपर करा रहा हूँ, मतलब वो सही में बहुत इजी आया था। उन्होंने क्या किया था, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन दे दिए, पुराने जो पेपर के जो क्वेश्चन थे वही रिपीट कर दिए। और मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन से आप खुद ही देख रहे हो कि मतलब इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मतलब 30 क्वेश्चन जो आए थे बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। मेरे 30 में से खुद के मेरे 28 नंबर आए थे। ठीक है, पेपर 1 में जो CDP था उसमें 29 आए थे। तो मतलब आउट ऑफ 30 28 29 लाना इसमें बहुत आसान था। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्या है इसमें? इंटेलिजेंस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ठीक है ना, नॉट, नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर ध्यान देना, बहुत से क्वेश्चन में लोग नहीं ध्यान देते। तो इसमें क्या है कि लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस क्या है? हमारे ब्रेन से रिलेटेड है ना। ठीक है, तो लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल होगा। मेमोरी बिल्कुल होगा। ठीक है ना। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, इसमें हम लोग क्या है? लर्निंग की बात करते हैं ना,
तो ये भी बिल्कुल होगा। क्या नहीं होगा? वोकेशनल चॉइसेस नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग कोई व्यवसाय की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। वोकेशनल चॉइसेस बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोमोटर एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है, ठीक है। तो साइकोमोटर एक्टिविटी का ये पार्ट कौन सा नहीं है, ठीक है ना, नॉट नॉट। तो क्या होगा? थिंकिंग, या फिर राइटिंग, थ्रोइंग अ बॉल, प्लेइंग। ऑप्शन ए सोचना, बी लिखना, या फिर गेंद फेंकना, या ऑप्शन डी खेलना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे मोटर एक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। मोटर एक्टिविटी की बात हो रही है, मतलब गत्यात्मक, गत्यात्मक नहीं है। तो ये बताओ, राइटिंग होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, इसमें हम लोग मोटर एक्टिविटी करते हैं। प्लेइंग होगा? बिल्कुल। थ्रोइंग अ बॉल, ये भी होगा। तो क्या नहीं होगा? थिंकिंग नहीं होगी, ठीक है ना। 24 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। इसमें क्या है, हम लोग यहाँ पे मोटर की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है यहाँ पे? फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, ठीक है। तो राइटिंग में क्या फिजिकल एक्टिविटी? बिल्कुल। प्लेइंग में भी, थ्रोइंग अ बॉल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? थिंकिंग। थिंकिंग में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं लग रही यहाँ पे। साइको, साइको की बात कर सकते हैं थिंकिंग में, ठीक है। लेकिन राइटिंग, प्लेइंग, थ्रोइंग अ बॉल, इसमें फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हु गेव 16 पीएफ क्वेश्चनेयर टू असेस पर्सनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे पीएफ क्या है? पर्सनैलिटी फैक्टर है। तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर टू असेस पर्सनैलिटी, ये किसने दिया है? ऑप्शन ए गॉर्डन एल्पोर्ट ने दिया है, या फिर शेल्डन ने दिया है, आरबी कैटल ने दिया है, या फिर स्प्रेंजर ने दिया है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी की थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़नी होगी। पर्सनैलिटी की थ्योरी की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी लोगों ने काम किया है, ठीक है। हम इसमें सिगमंड फ्रॉयड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में बात किया है, ठीक है। इसमें अगर शेल्डन की बात करें तो वो भी हैं, आरबी कैटल वो भी हैं, गॉर्डन एल्पोर्ट वो भी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक पर्सनैलिटी की दो दो थ्योरी हैं। एक है ट्रेट अप्रोच है, ठीक है ना। एक क्या है? ट्रेट अप्रोच है, ठीक है। और एक टाइप अप्रोच है। एक ट्रेट अप्रोच है और एक टाइप अप्रोच है, ठीक है। तो अगर अगर हम टाइप अप्रोच की बात करें, ठीक है ना, अगर टाइप अप्रोच की बात करें तो उसमें काफ़ी लोगों ने काम किया है। जैसे कि शेल्डन की बात करें तो उन्होंने टाइप अप्रोच पे काम किया है, ठीक है। और भी लोग हैं जैसे कि क्रैशमर, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स हैं, इसके अलावा शेल्डन है, ठीक है। ये सब क्या है? टाइप अप्रोच पे इन्होंने काम किया है। अगर हम ट्रेड अप्रोच की बात करें, ठीक है, ट्रेड अप्रोच की बात करें तो उसमें गॉर्डन एल्पोर्ट भी हैं और आरबी कैटल। लेकिन 16 प्राइमरी फैक्टर किसने दिया है? तो वो आंसर इसका क्या होगा? आरबी कैटल, ठीक है ना। 25 की बात करें, आरबी कैटल आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, टाइप अप्रोच और ट्रेड अप्रोच में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। टाइप अप्रोच में क्या है, हम लोग फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब कि जैसे किसी पर्सन की बॉडी कैसी है, ठीक है, क्या किसी की बॉडी स्ट्रांग है या फिर किसी की बॉडी वीक है, वो फिजिकली कितना एक्टिव है, ठीक है। तो ये हम टाइप अप्रोच में समझते हैं। ट्रेड अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेड अप्रोच में किसी पर्सन के अ, लक्षण की बात होती है, ठीक है ना, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, ठीक है। तो कैसा उसका लक्षण है, वो चीज़ हम पढ़ते हैं ट्रेड अप्रोच में, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिफ्टेड लर्नर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है? ही कैन फील अंडर अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ, या फिर ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, या फिर ही engages in ritualistic behavior like hand flapping and rocking etc, या फिर he is highly temperamental मतलब तुनक मिजाजी होता है, ठीक है। तो क्या होगा? गिफ्टेड लर्नर में क्या है? अरे सिंपल है कि अगर मान लो उसको क्लास में ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, जिससे उसको ऐसा नहीं महसूस हो रहा, मतलब चैलेंजिंग
नहीं फील कर रहा वो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 26 का ए ऑप्शन हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट थोड़ी ना हो जाएगा कोई अगर गिफ्ट लर्नर है। ही इंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, ठीक है, नहीं ये भी नहीं होगा। ही इज़ हाईली टेम्परामेंटल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल था, 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ना क्वेश्चन नंबर 27, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। तो इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल, या फिर विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द स्कूल, रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग, या फिर इज़ डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिजेबिलिटीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 27 का ऑप्शन सी, रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर बात करें, ठीक है, बच्चा अगर कोई स्पेशल बच्चा है, ठीक है ना, स्पेशल नीड्स उसको चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्या करेगा, सपोज उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी अप्रोच चेंज करेगा, टीचिंग मेथड थोड़ा चेंज कर देगा, ठीक है, अपना कंटेंट थोड़ा चेंज कर देगा, ठीक है, अपना थोड़ा एटीट्यूड चेंज करेगा, ठीक है। तो उसको अगर उसको समझ में आए, ताकि ये सारे ऑप्शन, अगर ऑप्शन बी की बात करें, विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द स्कूल, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम नेगेटिव पॉइंट है, ये तो आप तुरंत इसको हटा दो। इस डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिजेबिलिटीज़, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो विदाउट डिजेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, क्या उनके लिए कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल, बिल्कुल ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट क्या होगा, गोल डायरेक्टेड, या फिर अ स्किल दैट कैन बी लर्नड एंड प्रैक्टिस्ड, या फिर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, या फिर अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते हैं हम, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या गोल डायरेक्टेड होता है, बिल्कुल कोई गोल होता है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्व जब जब भी करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ गोल तो रहता ही है। बी ऑप्शन, अ स्किल दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस, बिल्कुल हम जैसे सपोज मैथ्स में क्या करते हैं, ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज़ ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, बिल्कुल इसमें हम लोग क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ना क्वेश्चन नंबर 29, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी इज ए, ठीक है, TAT का ये क्वेश्चन है। TAT का क्या फुल फॉर्म होता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, व्यक्तित्व को मापने की, मतलब क्या है इसमें, तो क्या सब्जेक्टिव टेक्निक होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक है, या फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, ठीक है। तो अगर हम टैट की बात करें, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ओके, तो ये हेनरी मरे ने दिया था, ठीक है ना, हेनरी मरे द्वारा ये थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो है डेवलप किया गया था, ओके। तो इसमें इसका जो 29 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है। तो इसमें जो प्रोजेक्टिव टेक्निक, अगर हम थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि अ, अपने अंदर की चीज़ों को, मतलब इसमें क्या होता है कि इमोशनल कंट्रोल होता है, मतलब कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना। ये भी पर्सनालिटी का ही मतलब टॉपिक है, ठीक है, पर्सनालिटी के अंदर ही आता है ये। तो अपने जैसे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना, अपने एटीट्यूड्स को कैसे रखना है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। ना क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आपका CDB का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रिएटिविटी,
ठीक है, सृजनात्मकता की ओर ले जाता है क्या? इमोशनल थिंकिंग, या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, या फिर इगोइस्टिक थिंकिंग? तो बहुत सिंपल है यार, क्रिएटिविटी का आंसर क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि हम लोग इसमें मल्टीपल तरीकों से चीज़ों को कैसे सीखते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल तरीकों से कैसे हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। और तो ये किसका पार्ट होगा? क्रिएटिविटी का तो पार्ट होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। इमोशनल थिंकिंग आएगा नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग तो जस्ट उल्टा है डाइवर्जेंट थिंकिंग का। इगोइस्टिक थिंकिंग बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके। अच्छा, अब हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है ना, सीडीपी के। तो अपने अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? हिंदी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि अभी जैसे कि रीड का पैटर्न आप लोग को पता होगा कि मतलब रीड का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मतलब पहले जैसे कि अपने यूपी में क्या होता है कि यूपी टीटी का पेपर होता है, ठीक है। तो वैसे ही अब राजस्थान में भी जो रीड का पेपर होगा वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर मेन पेपर होगा जो जॉब वाला होगा, ठीक है। तो जो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा तो वो तो बहुत ही मतलब सिंपल आने वाला है, मतलब ये मान के चलो कि हो सकता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से दे दें, लेकिन आपको पूरी तैयारी रखनी है, ठीक है ना। और ये मान के चलो कि जो सीडीपी का जो पोर्शन है उसके लिए आप, ना कि सीडीपी के लिए, मैं बाकी के लिए भी बता रहा हूँ कि आप अपनी जो अप्रोच है ऐसी रखो कि आप क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब ये बेनिफिट होगा, जैसे सपोज आपने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, और उसमें एक टॉपिक नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस टॉपिक को फिर पढ़ो आप, ठीक है। ये ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।